हेलो एवरीवन, आज हम टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं उसका नाम है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपके सामने मैंने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं। ये क्रक्स फॉर्म के अंदर है, डायरेक्ट क्वेश्चंस इसी से पूछे जाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट होगा या फिर एक्स्ट्रा स्टोरी मैं आपको नरेट करके बता दूंगा। ये पॉइंटर्स हैं, डायरेक्ट आप अपने नोट्स बनाइए और ये नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लिटरेरी सोर्सेज की। तो इतनी रिच और इतनी पुरानी हिस्ट्री है हिमाचल की कि धार्मिक हिंदू ग्रंथ हैं जो जैसे कि विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, रामायण एंड महाभारत जैसे ग्रंथों के अंदर इनका जिक्र मिलता है हिमाचल स्टेट्स का, मतलब इस रीजन का। और फिर पणिनि, जो कि 5th सेंचुरी के अंदर इनको संस्कृत के पिता भी कहा जाता है। इनकी जो राइटिंग है, फर्स्ट ग्रामर है जो संस्कृत की, अष्टाध्याय, उसके अंदर भी हिमाचल का जिक्र मिलता है। ऐसे ही कालिदास की रघुवंशम राइटिंग है, उसके अंदर भी हिमाचल का जिक्र मिलता है। कलहन की राजतरंगिणी जो कि कंपाइल्ड वर्जन है कश्मीरी किंग्स के ऊपर, उसका भी मेंशन, वो भी मेंशन करती है हिमाचल के बारे में। फिर मुगल एरा के जितने भी सुल्तान या फिर किंग्स हुए हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी जैसे तुजुक के तैमूरी, तुजुक के फिरोज शाही, इनके बीच में भी हिमाचल का जिक्र मिलता है। क्वेश्चंस कैसे आए हैं कि अष्टाध्यायी किसने लिखी, या फिर कलहन की कौन सी बुक के अंदर हिमाचल का वर्णन किया गया है, ऐसे क्वेश्चन से डायरेक्टली पूछ लेंगे। ये इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, इनको आपको याद करना ही पड़ेगा। देखो अब विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें से एक अलग से कोई कोई पुरानी राइटिंग्स लिख देंगे, ठीक है, जो कि रिलेटेड नहीं होगी हिमाचल से। तो आपको बोल देंगे कौन सी ऐसी बुक है या फिर कौन सी ऐसी एंशिएंट राइटिंग्स हैं जिसके अंदर हिमाचल का जिक्र नहीं मिलता। तो आपको वो मार्क करना पड़ेगा। वो तभी मार्क कर पाओगे अगर आपको ये सब याद होंगे तो। फिर कॉइन्स की बात कर लेते हैं। 1908 के अंदर भूरी सिंह म्यूजियम चंबा के अंदर जो स्थित है, वहाँ पे रखे गए हैं 87 पंच्ड मार्क कॉइन्स। पंच मार्क टेक्निक्स होती थी एक, जिससे कि पंचिंग पंचिंग के साथ मार्किंग्स बना दी जाती थी कॉइन्स पे पुराने टाइम में। तो 87 कॉइन्स हैं जो कि भूरी सिंह म्यूजियम में रख रखे हैं। फिर उसके बाद 1974 हिमाचल स्टेट म्यूजियम की स्थापना होती है शिमला में। और अर्की से मिले हुए कॉइन्स, अर्की सोलन डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, वहाँ से मिले हुए कॉइन्स 12 ऐसे कॉइन्स मिले हैं जो एचपी स्टेट म्यूजियम के अंदर रखे गए हैं। फिर बात करते हैं अपोलोडोटस के 21 कॉइन वर फाउंड फ्रॉम तापामेवा विलेज हमीरपुर से। अब अपोलोडोटस कौन था? ये एक ग्रीक राजा था 2nd सेंचुरी बीसी में, जो कि ग्रेको बैक्टीरियन किंगडम का राजा था। अब ग्रेको बैक्टीरियन एरिया जो है वो सेंट्रल एशिया, आज का सेंट्रल एशिया कहलाता है, जिसके अंदर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तजिकिस्तान है ना, ये सभी एरियाज आ जाते हैं सेंट्रल एशिया के। तो वहाँ का राजा, उसके 21 कॉइन मिलते हैं हमीरपुर से। तो इससे ये पता लगता है कि 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास इसका भी इन्फ्लुएंस रहा था हिमाचल में। फिर इंडो ग्रीक कॉइन्स मिलते हैं लछोरी चंबा से। राजा वीरयश कॉइन, ओल्डेस्ट कॉइन है ये 1st सेंचुरी का, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। औडंबर जनपद है एक, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, सिर्फ आप अभी ये याद रखिए कि औडंबर जनपद है एक, वहां से हमें कॉइन्स मिलते हैं जिनके ऊपर मार्किंग थी त्रिशूल की और बुल की। अब मोस्ट प्रोबेबली ये जो बुल की यहाँ पे डिपिक्शन बना रखी है इंस्क्रिप्शन, ये हो सकता है कि नंदी नंदी हैं जो शिव जी के, अम, और त्रिशूल ये भी शिव जी से रिलेटेड है। और इनके कॉइन्स पे महादेव सा लिखा रहता था राजा के नाम के साथ। तो इससे हमें ये पता लगता है कि शिव भक्त थे, ठीक है। इनके कॉइन्स के ऊपर नंदी बुल की और ट्राइडेंट की मार्किंग्स मिलती हैं। अब इस फोटो के अंदर आप देख पा रहे हो ये रॉक के ऊपर कुछ लिखा गया है, इनक्रेव किया गया है। तो इन्हीं को बोलते थे इंस्क्रिप्शंस। अब पुराने टाइम पे राजा अगर चाहते हैं कि कोई मैसेज या फिर कुछ भी राइटिंग पास ऑन हो जो प्रिजर्व रहे आने वाली पीढ़ियों के लिए, कुछ भी ऐसा मैसेज या तो राजा के बारे में होगा या फिर उन्होंने जो काम करवाए हैं उनके बारे में होगा, तो वो ऐसे इनक्रेव करवा देते थे। तो इसी को बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। और अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस मिले हैं पथियार एंड कनिहार रीजन से, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और हाईएस्ट नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस मिली हैं चंबा से, जो कि लिखी गई थी शारदा और टंकरी स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, ये फैक्ट्स हैं। फिर हमें मिलती है निरमंड से, निरमंड एक जगह है कुल्लू के अंदर, वहां से हमें निरमंड कॉपर प्लेट मिलती है 7th सेंचुरी की, जो कि इशू की गई थी राजा समुद्र सेन के द्वारा। तो निरमंड कॉपर प्लेट, अब कॉपर प्लेट का क्या चक्कर है? तो कॉपर प्लेट्स होते थे लीगल डॉक्यूमेंट्स
जो कि एक्ट ऑफ इंडोमेंट को बताते थे। एक्ट ऑफ इंडोमेंट होता है कि लैंड ग्रांट कर देना, ठीक है, या फिर कोई मॉनेटरी या फिर सहायता देना पैसे के द्वारा या फिर फाइनेंशियल एड, मतलब अब ये देते थे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को। तो ये कॉपर प्लेट्स एक तरीके से प्रूफ होता था कि राजा ने ये जो लैंड है, ठीक है, ये इन्होंने किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को दे रखी है, ये इस चीज़ का सबूत होता था, ठीक है। एक तरीके से ये लीगल डॉक्यूमेंट्स थे जो उस समय राजा इशू करते थे। तो ये हमें मिले हैं, निर्मल कॉपर प्लेट मिली है 7वीं सेंचुरी की। फिर हम बात करेंगे ट्रैवल रिकॉर्ड्स की। जो जो यहाँ पे ट्रैवलर्स आए, उन्होंने अपनी किताबों के अंदर मेंशन किया कौन कौन से एरिया से पास ये किए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स हैं, क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, और पूछे जाते हैं कि कौन सी सेंचुरी या फिर अप्रॉक्सीमेट कौन से ईयर के अंदर कौन सा ट्रैवलर पास हुआ था, और उन्होंने मतलब कौन से ईयर के अंदर यात्रा की थी हिमाचल प्रदेश की। तो आपको एग्जैक्ट ईयर तो नहीं याद रखना है, पर आपको एक टाइमलाइन याद होनी चाहिए, जैसे कि ताउलेमी, इन्होंने ओल्डेस्ट डिस्क्रिप्शन है, सबसे पुरानी डिस्क्राइब किया है इन्होंने हिमाचल के बारे में। फिर ह्यूनसांग है, ये 630 और 640 के बीच में विजिट करते हैं। त्रिगार्त और कुल्लू रीजन, त्रिगार्त कांगड़ा रीजन को बोलते हैं ना, पुराने टाइम में इसको त्रिगार्त बोलते थे, कांगड़ा रीजन को, ठीक है जी। फॉस्टर 1783, देखो कितना कितना लेटेस्ट है ये कंपेरेटिवली हिमसांग से। अलेक्जेंडर ग्राड ये 1818 के अंदर आए थे। फिर विलियम मूरक्राफ्ट, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से ईयर के अंदर इन्होंने विजिट किया था हिमाचल प्रदेश, मतलब कब यात्रा की थी। तो तौलेमी जो हैं वो ओल्डेस्ट डिस्क्रिप्शन मिलती है उनसे। ह्यूनसांग 630, आपको सिर्फ ये याद रखने हैं ईयर्स। फॉस्टर 1780 के आसपास आए थे, अलेक्जेंडर 1818 के पास, और फिर विलियम मूरक्राफ्ट। अर्ली रेसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। अर्लीस्ट एंड ओरिजिनल माइग्रेंट्स जो हिमाचल प्रदेश के माने जाते हैं वो है कोलोरियन पीपल्स, कोलोरियन, ठीक है, कोल जाति के लोग। और दे वर द मुंडा स्पीकिंग ट्राइब, मुंडा इनकी प्रमुख लैंग्वेज है, ठीक है। और इनको अंग्रेजी में प्रोटो ऑस्ट्रलाइड्स भी बोला गया है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इंडियन सोर्सेज के अंदर, लिटरेचर के अंदर कोल जाति के लोग मेंशन किया गया है। वैसे इस रेस को प्रोटो ऑस्ट्रलाइड बोलते हैं। प्रेजेंट डे कोली, धूम, चनाल और बद्दी जितनी भी जातियां हैं ये रिलेटेड हैं कोल जाति से। ये आए थे साउथ से, साउथ वाली साइड से, इस मैप के अंदर देखिए। और ये जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स है, पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश और बीच में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, है ना, ये सभी उस समय इस एरियाज़ के ऊपर कोल पीपल अपनी इस्टेब्लिशमेंट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बहती है इंडस रिवर और गंगा रिवर। तो ये जो एरियाज़ थे ये बहुत ज़्यादा रिच थे कल्टीवेशन को लेके, पानी को लेके, फ्रेश वाटर यहाँ पे अवेलेबल है, तो अपनी इस्टेब्लिशमेंट वो यहाँ पे कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार होना शुरू होता है, वो एडवांसमेंट की तरफ चलते हैं, धीरे धीरे स्प्रेड होते हैं, पावरफुल होते हैं टेक्नोलॉजिकली हर तरीके से। वो इनको कोल पीपल को पुश कर देते हैं हिमाचल, हिमालयन एरिया, जितनी पहाड़ी एरियाज हैं, ये प्लेन एरिया से निकलकर हिमाचल का जो प्रेजेंट एरिया है वहाँ पे पुश हो जाते हैं, मतलब उनको धकेल देते हैं। जैसे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स रही होंगी, मेनली सोर्सेज को लेके ही कॉन्फ्लिक्ट्स होती थी, लैंड को लेके, पानी को लेके, एस्टेब्लिशमेंट्स को लेके। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल कोल को पुश कर देते हैं पहाड़ियों की तरफ। फिर सेकंड जो रेस एंटर होती है हिमाचल में वो है किरत रेस। इनको मोंगोलाइट्स भी कहा गया है अंग्रेजी में। ऋषि विशिष्टा ने इनको शिष्णु देव कहा है, क्योंकि ये लिंग देवता की पूजा करते थे। मनु ऑल्सो डिस्क्राइब देम, एंड कालिदास जी की रघुवंशम राइटिंग है जो, उसके अंदर भी इनका मेंशन मिल जाता है। और ये आए थे, ये आए थे थर्ड मिलेनियल बीसी के अंदर, मतलब थर्ड मिलेनियल बीसी का मतलब हो गया 3000 या फिर 3000 से लेके 2500 बीसी के बीच में जो एरिया, मतलब जितना भी टाइम पीरियड था उसको हम थर्ड मिलेनियल बीसी कह देते हैं। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर किरत जाति मेंशन की गई है मंगोलाइट्स की। और फिर आते हैं अर्ली आर्यंस, ये खासा जाति थी, ठीक है, ये थर्ड जाति थी। तो ये इंडो आर्यंस के साथ इनको कंफ्यूज मत कर दीजिएगा। सबसे पहले आर्यंस जो आए थे, कुछ उनकी ऑफशूट सबसे मतलब पहले आ गई थी इंडियन आर्यंस से। इंडो आर्यंस बाद में आए, और ये इनके कुछ इनके रिलेटेड जातियां पहले आ गई थी आर्यंस की। फिर
इन्होंने एक फर्दर कोल और कीरत पीपल को पुश कर दिया, ठीक है। ये इनके ऊपर भारी पड़ गए, देखो खाशास, कोल और कीरत जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे फर्स्ट एंड सेकंड रेस, इन्हीं इन्हीं को इन्होंने आगे पुश कर दिया। और इस इवेंट को मनाया जाता है बुंडा फेस्टिवल एंड बुढ़ी दिवाली फेस्टिवल, ये प्रेजेंट करता है आज का जो फेस्टिवल है, ये जो बनाया जाता है, ठीक है। और मेंशन किया गया कि महाभारत में ये लड़े थे कौरवों की तरफ से। इनका डिस्क्रिप्शन मिल जाता है वायु पुराण और विष्णु पुराण के अंदर। इनने धीरे धीरे अपना सारा मतलब इनको पुश करके अपना एरिया एक्सपेंड कर लिया। एंड इनकी जो लैंग्वेज थी वो थी संस्कृत से काफ़ी मिलती जुलती थी, जो कि आज की पहाड़ी लैंग्वेज है, ठीक है जी। इन्होंने सब हिमालयन रीजन इवन कश्मीर से लेकर नेपाल तक अपना विस्तार किया। और धीरे धीरे ये खासा ग्रुप्स थे जो ये ट्राइबल रिपब्लिक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर उसके बाद जनपद बन जाते हैं। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये थी अर्ली 3 रेसेस जो कि हिमाचल प्रदेश की प्रमुख हैं। इनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, आप इनके ऊपर गो थ्रू कर सकते हैं। तो इंसिडेंट्स की बात कर लेते हैं एक। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा, कीरत राजा थे एक सांबर सांभर। तो कीरत जाति के राजा थे सांभर, काफ़ी शक्तिशाली राजा थे। अपना किंगडम इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फैला रखा था। देखो 99 फोर्ट्स थे इनके रिवर ब्यास और यमुना के बीच में। इनका युद्ध चलता है 40 साल तक देवदास के साथ, जो कि एक आर्यन किंग था। उसके अंदर क्या होता है, देवदास जी जाता है, फिर देवदास का बेटा सुदास वो लड़ता है 10 आर्यन किंग्स के साथ। देखो पहले कीरत तो हार गए, देखो यहाँ पे सांबर राजन के हार गए, आर्यंस जीत के, अब आर्यंस का युद्ध आर्यंस के साथ ही हो रहा है। तो दशराज वॉर कहते हैं इसको, 10 राजाओं की वॉर। फिर इसके अंदर भी सुदास जी जाते हैं। आपको ये याद रखना है कि 10 राजाओं की जो आर्मी थी वो लीड कर रहे थे विश्वामित्र, और सुदास की तरफ से लड़ रहे थे ऋषि वशिष्ठ। फिर स्टोरी आ जाती है श्री परशुराम जी की, उनके पिता जमदग्नि ऋषि और उनकी माता जी रेणुका। फिर ये जामू का डिब्बा में रहते थे, जगह का नाम है ये। इनकी लड़ाई हो जाती है सहस्त्रर्जुन के साथ, और किसके पीछे होती है, कामधेनु गाय के साथ, जो कि एक सेक्रेट काउ थी। तो हिंदू पुराणों के हिसाब से जब समुद्र मंथन हुआ था तो 14 बहुमूल्य चीज़ें जो वहाँ से प्राप्त हुई थी उनमें से एक कामधेनु गाय भी थी। इसको मदर ऑफ ऑल काउस भी कहा गया है। तो काफ़ी सेक्रेट काउ की यहाँ पे बात हो रही है, कामधेनु। फिर इनके पीछे इसकी लड़ाई हो जाती है जमदग्नि ऋषि जी की सहस्त्रर्जुन के साथ। फिर आपको ये याद रखना है कि क्या होता है कि सहस्त्रर्जुन सन किल्ड जमदग्नि ऋषि, वो जमदग्नि ऋषि को मार देते हैं, और फिर जमदग्नि ऋषि सन जो कि परशुराम जी हैं वो फिर सहस्त्रर्जुन को मार देते हैं एज ए रिवेंज, ठीक है। ये छोटी सी कहानी है। तो हमने बात की कि कैसे कोल और कीरत्स को खाशास ने पुश कर दिया हिमाचल की तरफ, ऊपर हिली एरियाज की तरफ। और जैसे जैसे टाइम का विस्तार हुआ वैसे वैसे जो खाशास थे वो सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हो गए। अपने रिपब्लिकन्स बन गए, अलग 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 राजा हैं, उनकी अपनी प्रजा है, ठीक है। अपने अपने कॉइन्स इशू कर रखे हैं उन्होंने। तो वैसे ही जनपदास हम पढ़ते हैं, 16 महाजनपदास पढ़ते हैं इंडिया में। हिमाचल के अंदर हम पढ़ते हैं 4 जनपद, जिसका नाम है ओडम्बर्स, त्रिकार्ता, क्लूता और कुलिंदा। तो ओडम्बर्स की बात कर लेते हैं। ये जनरेशन ऑफ विश्वामित्र के वंशज माने जाते हैं, जिन्होंने शुरू किया था कौशिक ग्रुप, कौशिक गोत्र। तो क्वेश्चन आता है कि कौशिक गोत्र किससे रिलेटेड है, तो सीधा रिलेटेड है ये ओडम्बर से। फिर पणिनि जो कि संस्कृत के पिता जिनको माना जाता है, 5th सेंचुरी ईडी के अंदर इनका टाइम पीरियड था। इसके अंदर गणपत बुक के अंदर ये मेंशन करते हैं ओडम्बर्स के बारे में। ओडम्बर्स के कॉइन के ऊपर ट्राइडेंट, त्रिशूल और बुल मार्किंग्स बनी रहती थी, और लिखा रहता था महादेव सा, राजा के नाम के साथ। ब्राह्मी एंड क्रोष्टी लिपि के अंदर लिखा रहता था, और इससे पता लगता है कि शिव भक्त थे ये। ऑक्यूपेशन थी इनकी शीप रेयरिंग, भेड़ पालन। और चंद्रगोमिन जो कि एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, ये लिखते हैं 5th सेंचुरी बीसी के अंदर एक बुक, वृत्ति बुक। इसके अंदर भी ओडम्बर्स का मेंशन होता है। अब आप खुद देखिए 5th सेंचुरी एडी, ये तो काफ़ी लेटेस्ट हो गया, ठीक है। और 5th सेंचुरी बीसी ऑलमोस्ट 900 ईयर्स का गैप है। तो 5th सेंचुरी बीसी से पहले एग्जिस्ट करता था, मतलब 5th सेंचुरी से पहले ओडम्बर्स एग्जिस्ट करते थे। पर उससे भी पहले त्रिगार था, 8th सेंचुरी और 5th सेंचुरी बीसी के अंदर इसकी डेट मेंशन्ड है, और ये ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट है। तो ओडम्बर से भी पुराना माना जाता है त्रिगार्ता। फाउंडर थे इनके सुशर्मन चंद्र। ये कौरवों की तरफ से लड़े थे, और आज का जो कांगड़ा फोर्ट है
नगरकोट फोर्ट उस समय कहा जाता था उसको, ये भी उन्होंने बनवाया था। पणिनीज ने इनको कहा है अयुद्धजीवी। इन्होंने इनको मेंशन एज अ अयुद्धजीवी किया कहा है, मतलब कि जो युद्ध के द्वारा अपनी रोजी चलाते हैं, मतलब दोज हु अर्न लिविंग बाय मीन्स ऑफ बैटल्स। अब ये क्या था, ये 6 स्टेट्स का, अब आगे ये 6 त्रिगार्ता जो था वो 6 सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड था, पर इनका अलायंस था आपस में, अलग अलग तो थे पर एक्सटर्नली अलग अलग थे पर इंटरनली ये एक ही थे। तो ये 6 स्टेट्स का अलायंस था, जिनका नाम है जलमणि, कौरव शक्ति, जानकी, डांडकी और ब्रह्मगुप्त एंड कौंड प्रथा। तो ये आपको मेंशन जो कर रखे हैं नेम आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं इनमें से नेम्स देखो और एक अलग से नाम दे देंगे जो कि वहाँ पे आप मार्क करोगे कि ये नहीं एग्जिस्ट करता था। तो ये 6 ग्रुप्स का या 6 स्टेट्स का अलायंस था त्रिगार्ता। ठीक है, तो क्लूता जनपदा की बात कर लेते हैं। ये अपर ब्यास रीजन के अंदर एरिया था इनका, और बिहंग मणिपाल इनके फाउंडर हैं। ओल्ड कैपिटल कहीं जगह नगर नगर लिख रखा है, कहीं जगह जगत सुख है। तो ओल्डेस्ट कॉइन इंस्क्रिप्टेड जो मिला है वो है वीरेश राजा का विद प्रकृत एंड क्रोष्टी लिपि। फिर कुलिंदास, जिनको कनीत भी कहा जाता है। महाभारत के अकॉर्डिंग अर्जुन ने इनको हरा दिया था, जितने भी कुलिंदास के जो वॉरियर्स थे जो लड़े थे। और ब्यास, सतलुज, यमुना जहाँ पे रिवर्स बहती हैं उसके आसपास के रीजन में इनकी मतलब सेटलमेंट्स थी। इन्होंने सिल्वर कॉइन इशू कर रखे थे प्रकृत और क्रोश लिपि में, और इनके कॉइन के ऊपर अमोघ भूति लिख रखा था। अब ये कोई राजा का नाम तो था नहीं, क्योंकि ये मतलब सेंचुरीज से चला आ रहा था, मतलब 300 400 500 साल तक। तो अगर एक राजा का होता तो जैसे नेक्स्ट राजा आता, अब एक ह्यूमन लाइफ तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 60 100 साल तक हो रहेगी ना। अब उसके बाद चेंज होगा नाम, पर ये अमोघ भूति काफ़ी सिक्के जो मिले हैं सेंचुरीज ओवर सेंचुरीज, उस पे ये अमोघ भूति लिख रखा था। अब ये क्लियरली कुछ इसका प्रिडिक्शन नहीं कर पाए हैं कि अमोघ भूति का मतलब क्या है यहाँ पे। कॉइन्स के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए मैंने इनको समराइज कर दिया है। तो औडंबर जनपद के जो कॉइन्स हैं उनके ऊपर महादेव सा लिखा रहता है, और जैसे कि आप इस फोटो के अंदर देख पा रहे हैं यहाँ पे बुल की मार्किंग है, और ये देखिए ये त्रिशूल की मार्किंग है। ठीक है, सिल्वर एंड कॉपर के बने थे, ब्रह्मी एंड क्रोष्टी लिपि से मार्किंग थी इनके ऊपर। वहीं कलूता जनपद के अंदर जो कॉइन इशू किए थे वो किंग वीरियश लिखा रहता था उन पे, और कॉपर कॉइन्स थे, प्रकृति एंड क्रोष्टी लिपि के अंदर थे लिखे थे। कोलिंदास के कॉइन्स के ऊपर अमोघ भूति लिखा रहता था, प्रकृति एंड क्रोष्टी लिपि के अंदर ये लिखे जाते थे। बस देखो इसके अंदर सिर्फ ये फर्क है, ब्रह्मी लिपि है महादेव साज के अंदर, महादेव सा सॉरी औडंबर कॉइन के अंदर जो इशू किए हैं, प्रकृति एंड प्रकृत कुलिंदा एंड क्लूटस के अंदर। त्रिगार्ता का आपको सिर्फ एक याद रखना है कि इनके जो कॉइन्स थे वो स्क्वायर थे, चौरस कॉइन थे, बस इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखने की जरूरत नहीं है आपको अपने माइंड में। तो हमने बात कर ली जनपदास की, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से एक्सपीडिशन और कौन कौन से राजाओं के इन्फ्लुएंस रहे हैं हिमाचल के अंदर। तो अलेक्जेंडर, जिसको हिंदी में सिकंदर कहते हैं, 326 BC के अंदर इनका वर्णन मिलता है। जब ये अपने कॉन्क्वेस्ट पे निकले थे वर्ल्ड को कॉन्कर करने के लिए, तो दे वर स्टॉप्ड एट ब्यास रिवर बाय अयोध्यजीवी संघ। तो रिपब्लिकन पीपल मतलब फ्री पीपल थे ब्यास रिवर के आसपास जो कम्युनिटीज़ थी, उन्होंने इनको पुश बैक कर दिया था, रोक लिया था, ऐसा पणिनि ने मेंशन किया अपनी राइटिंग्स के अंदर। तो कहीं जगह रीजंस ये भी मेंशन कर रखे हैं कि इनके खुद के वॉरलॉर्ड्स ने आगे जाने से मना कर दिया था, और इनके साथ जो एस्ट्रोलॉजर्स चलते थे उन्होंने भी मना कर दिया था कि आगे जाना ठीक नहीं रहेगा। तो हमें सिर्फ इतना से याद रखना है कि ब्यास रिवर के पास इनको रोक दिया गया था किसी भी रीजन से। इन्होंने 12 स्टूपाज एज अ साइन ऑफ हिज कैंपेन बनाए थे ब्यास रिवर के साथ साथ। अभी ये स्टूपाज जो हैं ये इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, रिलीजियस स्ट्रक्चर, तो ये दर्शाते थे कि अलेक्जेंडर यहाँ पे आया था, तो इस मकसद से इन्होंने ये स्टूपाज तैयार करवाए। पर ये बाद में अभी एग्जिस्ट नहीं करते, बाद में डिस्ट्रॉय हो गए थे या फिर कर दिए गए थे। फिर आता है चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड, जो कि पैरेलली चल रहा है, देखो 325 BC। और मगध पे के पाटलिपुत्र में इन्होंने नंदा डायनेस्टी को रिमूव करके खुद ये राज संभाला था, और उसके बाद इन्होंने हिमाचल के अंदर खाशाज और कीरत्स को अपनी आर्मी के अंदर रिक्रूट किया था। प्रवर्तक जो कि एक त्रिगार्ता का चीफ था, उसके साथ इनका अलायंस था। फिर दे ट्राई टू कॉन्कर द इनर हिल्स एंड वर अपोज्ड बाय द कोएलिशन ऑफ 5 विंग्स, मतलब कि इन्होंने जैसे ही इनर हिमाचल के अंदर अपनी कैंपेनिंग को बढ़ाया, मतलब वहाँ पे अपना एरिया विस्तार करने की कोशिश की,
तो इनको 5 किंग्स के समूह के साथ अपोजिशन मिली, ठीक है। तो उसमें से सिर्फ एक किंग जिसका नाम है चित्रवर्मन कलूता का, उनका वर्णन मिलता है हिस्ट्री के अंदर, बाकी 4 का नहीं मिलता है। संस्कृत एंड जैन टेक्स्ट जो कि समुद्र राक्षस है, संस्कृत टेक्स्ट एंड जैन टेक्स्ट है, प्रशिष्ट पर्वन, इनके अंदर इनका मेंशन मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड का। और फिर उसके बाद आ जाते हैं ग्रैंडसन चंद्रगुप्त के जो कि हैं अशोका, जहाँ पे स्ट्रिक्ट पॉलिसी थे, थोड़े हार्ड हार्ड हार्टेड यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य को मतलब स्ट्रिक्ट कहा जाता है। वहीं अशोका उनके बिल्कुल अपोजिट, जो कि रिलीजियस थे और टॉलरेंट थे, मतलब कि नरम थोड़े दिल के थे, ठीक है। तो दे ट्राई टू स्प्रेड बुद्धिज्म, काफ़ी इंक्लाइंड थे ये बुद्धिज्म उसको लेके, बुद्धिज्म को लेके, एंड दे सेंट मिशनरीज टू हिमालयस एंड अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया टू स्प्रेड बुद्धिज्म। तो 4 मंक्स भेजे थे इन्होंने। उनके साथ जो मेन मिशनरी था उसका नाम था मध्यमा, ठीक है। वैसे जो मध्यमा निकाय है, अगर आप देखेंगे गूगल करेंगे तो मध्यमा निकाय आपको एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलेगा, ठीक है, राइटिंग मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो मध्यमा की बात हो रही है, ये एक मिशनरी थे, ऐसे अलग अलग जगहों पे इनको भेजा जाता था ताकि बुद्धिज्म का विस्तार हो, उनकी जो टीचिंग्स है वो स्प्रेड हो। तो 4 मंक्स भेजे गए थे मध्यमा नाम के एक मिशनरी के साथ हिमालयास के अंदर, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे मिशनरीज थे जो अलग अलग इंडिया के पार्ट्स में भेजे गए थे। फिर इन 4 मंक्स का नाम देखो, कासा पगोता एंड दंधी बिसारा, सहदेवा एंड मुलक देवा, है ना, ये 4 नाम हैं मंक्स के। तो ये थोड़ा सा आप नज़र मार लीजिएगा इन पे। एंड बुद्धिज्म स्टार्ट टू स्प्रेड इन हिमाचल एट 242 BC, ठीक है। ये ईयर है जहाँ पे बुद्धिज्म ने अपना विस्तार वहाँ पे शुरू हो गया था हिमाचल में। एंड ही बिल्ट मैनी स्टूपास, जैसे ये पहले बात हुई थी स्टूपास की, आउट ऑफ विच वन एग्जिस्टेड इन कुल्लू वैली। तो अभी भी एक स्टूपा वहाँ पे एग्जिस्ट करता है अशोका का। इरेक्टेड मैनी रॉक एडिक्ट्स मतलब इंस्क्रिप्शंस वहाँ पे जो क्रेव करके लिख रखा होता है। आउट ऑफ विच वन एग्जिस्ट एज कलसी, देहरादून, उत्तराखंड। तो तब देहरादून एरिया भी हिमाचल, तब तो देहरादून मतलब तब उत्तराखंड तो एग्जिस्ट नहीं करता था, पर हिली एरियाज के अंदर ही आते थे ये सब हिमाचल के। तो रॉक इंस्क्रिप्शंस हमें मिल जाती हैं कलसी रीजन से, देहरादून, एंड एक स्टूपा जो कि है कुल्लू वैली के अंदर। उसके बाद शुंग डायनेस्टी आ जाती है 1807 से लेकर 75 BC तक। इसके अंदर ज़्यादा डिटेल्स नहीं आपको याद करनी है, फाउंडर है इनके पुष्यमित्र। फिर आती है कुशाना एम्पायर जो कि 20 AD से लेकर 225 AD तक रहता है। इनके ग्रेटेस्ट लीडर्स हैं कनिष्क, और 382 कॉइन्स ऑफ वेमा कैडफिसिस जो कि थे कनिष्क राजा से पहले के राजा, उनके कॉइन्स, और 40 कॉइन कनिष्का के ये मिलते हैं कालका कसौली रोड से, कनिहारा से, कांगड़ा से। ये आ जाता है क्वेश्चन कि कौन से कॉइन्स मिले थे या फिर कितने कॉइन्स मिले थे या फिर कहाँ से मिले थे कनिष्क के कॉइन्स, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर ट्राइबल रिपब्लिकन्स थे जो कि ट्रिगर्त, कुलूता और कुलिंदा वर अलाउड टू इशू देयर ऑन कॉइन्स। तो कुशाना अंपायर के अंदर मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा वो नहीं था, जिसको कहते हैं स्ट्रिक्ट रूल नहीं था, पर थोड़े रिपब्लिकन्स अलाउड थे कि आप अपने किंगडम्स के अंदर अपने हिसाब से रूल कर सकते हैं, लेकिन मेन पावर हमारी ही रहेगी, मतलब थोड़ा फ्रीडम था उनको कुशाना एम्पायर के अंदर। फिर उसके बाद गुप्ता एम्पायर आ जाता है 320 AD से 330 AD। इनके फाउंडर हैं श्रीगुप्त। ग्रेटेस्ट किंग हैं समुद्रगुप्त जिनको इंडियन नेपोलियन भी कहा जाता है, एंड दे कंट्रोल्ड ऑल जनपदास। फिर उसके बाद आ जाते हैं ह्यून्स जिनके लीडर थे तॉरमन, ये थे 4th सेंचुरी के अंदर। और 4th सेंचुरी का मतलब है कि 300 से आगे टाइम में और 400 तक, ठीक है, BC, सॉरी AD। फिर हर्षवर्धन का टाइम आ जाता है जो कि थे किंग ऑफ किन्नौज। अब इनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स तो हम नहीं यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है कि एट द एंड मतलब फिर राजा, छोटे छोटे राजाज या फिर ठकुराइयाँ या फिर अब ठकुराइयाँ, इनके अंदर डिवाइड हो जाता है जितनी भी पावर है, कोई मेन डायनेस्टी नहीं रहती रूल करने के लिए। तो ऐसे ही चंबा स्टेट के अंदर अकेले के अंदर ही ऐसी 100 ऑफ सच स्टेट्स थी। तो जैसे कि अब ठकुराई, ये राजाज रूल करते थे यहाँ पे, ऐसे छोटे छोटे कम्युनिटीज रिपब्लिकन्स बन गए थे। और फिर ठकुराइस, यहाँ पे ठाकुर एज अ चीफ या फिर एज अ मतलब मेन हेड लीड करते थे। और फिर राहुन्स करके ऐसे वहाँ पे राणाज करते थे।
अपना मतलब लीड करते थे इनको। तो ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए, कोई ऐसे मेन डायनेस्टी या फिर कोई ऐसा किंगडम नहीं बन पाया उसके बाद। और इसी के साथ फिर हमारी एंशियंट हिस्ट्री खत्म होती है। एंड जल्दी से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्वेश्चन हमें कह रहा है व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ अर्लीस्ट एपिग्राफिकली रॉक इंस्क्रिप्शंस एट पतिहार एंड कनिहारा रीजन इन कांगड़ा। तो ये है क्रोष्टी लिपि भी में भी था और ब्रह्मी में भी। तो बोथ 1 एंड 2 हो जाएगा, ठीक है आंसर हमारा। सेकंड हमसे क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू महाभारत हु फाउंडेड कटोच मोनार्क ड्यूरिंग 1400 बीसी। फिर इसके अंदर सुशर्मन चंद हो जाएगा, ठीक है जी। कटोच डायनेस्टी के सुशर्मन चंद जिन्होंने कांगड़ा फोर्ट की भी स्थापना की थी। थर्ड हो जाएगा विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज नोन एज त्रिगार्ता इन एंशिएंट टाइम्स। तो ये तो है कांगड़ा। फोर्थ क्या कह रहा है हमें, विच रीजन ऑफ हिमाचल एंशिएंट हिमाचल प्रदेश वाज विजिटेड बाय चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सांग। तो इन्होंने कहाँ ट्रैवल किया था, कलूटा में। फिफ्थ है व्हाट वाज द कॉन्फेडरेसी ऑफ 6 रिपब्लिक्स मेंशन्ड इन महाभारत एंड अदर बुक्स नोन एज त्रिगार्ता। ठीक है, त्रिगार्ता ही तो थी। सिक्स्थ हमसे पूछा है किंग सुशर्मन हु साइडेड विद कौरवास इन द बैटल ऑफ महाभारत इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि है कटोच डायनेस्टी। ठीक है। देखो यहाँ पे फैक्ट दे रखा है कटोच, और यहाँ पे वही फिर से पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन हिज डिस्क्रिप्शन हु हैज डिस्क्राइब्ड द त्रिगार्ता एज अ स्टेट ऑफ 267 माइल्स लॉन्ग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड 213 माइल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो इसका सही आंसर है यूनसांग। तो आप कहेंगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो देखो कुछ कुछ चीज़ें हम प्रीवियस ईयर से उठा लेते हैं, ठीक है, एज अ फैक्ट उसको ही हम याद कर लेते हैं। अब हिस्ट्री इतनी वास्ट होती है कि हम एक एक चीज़ कवर नहीं कर सकते, और वो इम्पॉर्टेंट भी नहीं होती। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर मोस्ट डिफिकल्ट होंगे जो कोई भी नहीं कर पाएगा। अब कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी पोर्शन के अंदर फुल नंबर स्कोर करूंगा। हाँ, वो लग पाता है अगर एग्जाम्स के अंदर सभी क्वेश्चंस नॉर्मल आ जाते हैं, पर ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं जो कि किसी ने नहीं पढ़े होते, या फिर किसी मतलब डिटेल्स जिनकी नहीं पता होती आमूमन स्टूडेंट्स को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर अलेक्जेंडर्स डिसीजन टू डू नॉट मूव बियॉन्ड द रिवर ब्यास इन द मिडल ऑफ हिज इंडिया विक्ट्री। तो दो रीजंस थे, एक तो उसके अपने वॉरलॉर्ड्स ने रिवॉल्ट कर दिया था, दूसरा उसके जो एस्ट्रोलॉजर्स उनके साथ चलते थे एक्सपीडिशन में, उन्होंने मना कर दिया था। फिर अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग हैड क्रेडिट टू स्प्रेड और प्रीच बुद्धिज्म इन हिमालयन स्टेट्स। तो अशोका ने तो भेजा था, पर गया कौन था, मझिमा। अब पहले भी मैंने आपको बताया कि मझिमा एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी होता है, मझिमा निकाया। पर यहाँ पे जो मझिमा की बात कर रहे हैं ये एक मिशनरी हैं जो कि अशोका ने भेजे थे 4 मंक्स के साथ हिमालयन स्टेट्स के अंदर बुद्धिज्म स्प्रेड करने के लिए। ठीक है जी। फिर अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ कलूटा इन द एंशियंट जनपदास। तो इसका आंसर हो जाएगा नगर। भीमकोट वाज द अदर नेम ऑफ कांगड़ा। विच इंडियन एम्पर फोर्स कुलिता एंड योद्धो एंड अर्जुना टू एक्सेप्ट देयर सोवरेनिटी। तो समुद्रगुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है विच ईयर डिड ह्यूनसांग विजिट इंडिया। तो 630 एडी में इन्होंने विजिट किया था, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये बीसी है और ये एडी है, तो एडी हमें सही मार्क करना है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस हमने ऐसे लिए हैं जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस नहीं लिया। उसका मेन मकसद यही है कि जो चीज़ें फैक्ट्स हम रह गए हैं वो हम एज अ प्रीवियस ईयर याद कर लें, ठीक है। तो अब हिस्ट्री इतनी बड़ी है कि हम हर एक चीज़ तो नहीं कर पाएंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे जो पूछ लिए गए हैं रैंडमली, तो वो एज अ फैक्ट हम याद कर सकते हैं। इसी के साथ हम आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या फिर कोई इसके अंदर आपको कमी लगती है तो आप हमें कमेंट के अंदर जरूर लिखिए, ताकि नेक्स्ट टाइम से हम आपको बेटर सर्व कर सकें और बेटर लेक्चर्स आपके लिए लेके आ सकें। जब तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।